जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके क्लासेस। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। अगर आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करें तो आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो आज की क्लास चलेगी वो आपकी भौतिक विज्ञान की क्लास चलेगी और इस क्लास के अंदर हम लोग बात करेंगे वृत्तीय गति यानी कि सर्कुलर मोशन के बारे में। दोस्तों, ये सर्कुलर मोशन की दूसरी क्लास है। इसके पहले क्लास में मैंने आपको बताया था कोणीय विस्थापन क्या होता है, कोणीय वेग क्या होता है, रेखीय विस्थापन कोणीय विस्थापन में अंतर क्या होता है, कोणीय वेग रेखीय वेग में अंतर क्या होता है। मैंने आपको कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध भी बताया था। तो अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा, आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, हिंदी की क्लास, जीके जीएस की क्लास, मैथ की क्लास, साइंस की क्लास, जनरल एप्टीट्यूड की क्लास रेगुलर चल रही है। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि आपको रोज़ नई नई वीडियोज़ मिलती रहें। पिछली क्लास में मैंने आपको जो भी बताया था उससे आगे की क्लास में आज हम लोग बात करेंगे अभिकेंद्र त्वरण और अभिकेंद्र बल के बारे में। अगर आप वृत्तीय गति पढ़ने जा रहे हैं, वृत्तीय गति का अगर आपको समझना है तो बिना अभिकेंद्र त्वरण और अभिकेंद्र बल के आप वृत्तीय गति को नहीं समझ सकते। यानी कहने का मतलब ये है कि वृत्तीय गति जो है आपकी वो अभिकेंद्र त्वरण और अभिकेंद्र बल पर निर्भर करती है। इसीलिए आज की जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे अभिकेंद्र त्वरण और अभिकेंद्र बल के बारे में। अभिकेंद्र त्वरण को हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं और बल आएगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो आज की जो क्लास होगी आपकी अभिकेंद्र त्वरण और अभिकेंद्र बल की क्लास होगी। तो अगर आप क्लास से जुड़ गए हैं तो क्लास को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त भी क्लास से जुड़ जाए, उनका भी फायदा हो पाए। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सर्कुलर मोशन समझना है तो आज की क्लास आप इग्नोर नहीं कर सकते। चलिए शुरू करते हैं और बात करेंगे अभिकेंद्र त्वरण के बारे में। दोस्तों, पहली क्लास में जब मैंने आपको बताया था वृत्तीय गति के बारे में तो मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई वस्तु, कोई कण हो, वो निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर अगर क्या कर रहा है, एक निश्चित दूरी पर लगातार चक्कर काट रहा है तो हम कहते हैं कि जो कण है वो वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है। इसलिए कण की जो गति है वो वृत्तीय गति होती है। मैंने आपसे आगे भी कहा था, मैंने कहा था कि कण के पास एक त्वरण होता है, उस त्वरण का मान नियत होता है लेकिन दिशा लगातार बदलती रहती है और प्रत्येक स्थिति में वृत्त के केंद्र की ओर होती है। तो जो त्वरण होता है कण के पास, जो मैंने आपको बताया था कि वृत्तीय गति में कण के पास एक त्वरण होता है, वो त्वरण कुछ और नहीं है, अभिकेंद्र त्वरण है। तो वो जो त्वरण होता था जिसके बारे में हम लोगों ने पहली क्लास में बात किया था वो कुछ नया नहीं था, वही है अभिकेंद्र त्वरण। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि इसको आगे चल के हम लोग नामकरण करेंगे, इसका आगे चल के इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो बस भैया वही त्वरण है। कोई भी कण अगर वृत्तीय गति करेगा तो उसके पास एक त्वरण होगा जिसका परिमाण तो नियत होगा लेकिन दिशा लगातार बदलती रहेगी और प्रत्येक स्थिति में वृत्त के केंद्र की ओर होगी। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आज फिर से बता दे रहा हूँ। और उसी त्वरण को हम लोग बोलते हैं अभिकेंद्र त्वरण और आज हम लोग इसको समझने चल रहे हैं। ठीक है, बेसिकली हम करेंगे क्या, हम लोग फार्मूला निकालेंगे। लैंग्वेज बिल्कुल नहीं लिखने वाले हैं, लैंग्वेज लिखने से कोई फायदा भी नहीं है। फार्मूला मैं आपको ड्राइव करके दिखाता हूं कि अभिकेंद्र त्वरण का फार्मूला कैसे निकल के आता है। ध्यान रखिएगा इस बात का कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं, तो फार्मूला कैसे आया ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपसे तो डायरेक्ट फार्मूला कैसे यूज होता है, फार्मूले पर क्या न्यूमेरिकल आता है वो आपके सामने आएगा। लेकिन भैया मैं बार बार कहता हूँ कि कॉन्सेप्ट को समझिए, है ना। फार्मूला कैसे आया ये भी आपको समझना चाहिए, क्योंकि कभी कभी थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसीलिए हम लोग सीखेंगे कि अभिकेंद्र त्वरण का फार्मूला कैसे निकाला जाता है। बाकी तो फार्मूला याद कर लोगे, आंसर निकाल ले जाओगे, क्वेश्चन कोई भी आएगा, न्यूमेरिकल कोई भी आएगा, आप कर ले जाओगे। ठीक है, देखो भाई, तो मैं कहता हूं कि मेरे पास एक कण है और वो क्या कर रहा है, वो आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर लगातार चक्कर लगा रहा है। मान लेते हैं कि कण जो है वो बिंदु P1 पर है, यहाँ पर है, यहाँ से वो चलना शुरू कर रहा है। जब यहाँ से चलेगा तो कण के पास कोई वेग होगा, मान लेते हैं वो वेग v1 है। कण यहाँ से चलते चलते यहाँ पर पहुँच गया, बिंदु P2 पर पहुँच गया, तो यहाँ पर वेग उसका मान लेते हैं v2 आ गया। ठीक है ना, इसको यहाँ से मिला देंगे तो यहाँ पर जो कोण बनेगा P1 से P2 तक, जब कण आपका P1 से P2 तक गया तो कुछ कोण घूमा है, वो कितना कोण घूमेगा, डेल्टा थीटा घूमेगा। और यहाँ से यहाँ तक जब गया होगा तो उसने कुछ दूरी तय की होगी, उस दूरी को मैंने नाम दिया डेल्टा एस। ये जो दूरी है डेल्टा एस यही रेखीय विस्थापन है और डेल्टा थीटा जो है यही कोणीय विस्थापन है, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था। तो कण आपका बिंदु P1 पर था तो V1 वेग से चल रहा था, P2 पर गया तो V2 वेग से चल रहा है। अच्छा, V1 और V2 के ऊपर मैंने वेक्टर लगाया है, तो वेक्टर लगाने का मतलब क्या है, वेग जो है वो सदिश राशि है, इसलिए मैंने वेक्टर लगा दिया। वेग अगर सदिश है तो उसके पास दिशा भी होगी। जी हाँ, P1 पर कुछ और दिशा है, P2 पर कुछ और दिशा है, इसलिए V1 और V2 कह दिया।
कण का वेग नहीं बदलता है, कण का परिमाण तो v ही रहेगा, है ना। कण के वेग का परिमाण v है, ये मैं लिख देता हूं, है ना। जो वेग है उसका मान तो v है, लेकिन दिशा लगातार बदल रही है, इसलिए मैंने v1 और v2 कह दिया। ठीक है, इतनी बात समझ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब एक काम करते हैं, इस v1 और v2 को अगर हम मिलाना चाहें तो ऐसे मिलाएंगे, ऐसे मिलाएंगे। ये एक पॉइंट पर आकर मिलेगा, इस पॉइंट को नाम मैंने Q दिया। जितना कोण यहाँ बना रहा है उतना कोण यहाँ बनेगा, सीधी सी बात है भाई, सीधी सी बात है। जितना कोण P1 और P2 यहाँ बना रहा था उतना ही यहाँ भी बनाएगा, क्योंकि हमने और कुछ चेंज तो नहीं किया, है ना। तो डेल्टा थीटा यहाँ भी है, डेल्टा थीटा यहाँ भी है। अच्छा, P1 पर वेग v1 था, P2 पर v2 है, तो वेग में परिवर्तन कितना है, क्योंकि डायरेक्शन यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है, तो अगर दिशाएं अलग अलग हैं तो वहाँ पर हम परिवर्तन निकालेंगे। तो हम कह देंगे कि वेग परिवर्तन जो है, वेग परिवर्तन क्या हो जाएगा, मैंने नाम दिया डेल्टा v, तो इसका मान क्या आएगा, v2 माइनस v1 आ जाएगा। सीधी सी बात है, वेग परिवर्तन निकाल रहे हैं तो बड़े वेग में से छोटे वेग को घटा देंगे, तो डेल्टा v आ गया। अब ये जो वेग परिवर्तन आपका डेल्टा v आया है, इसी के मान को हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इसके लिए एक नया फिगर बनाएंगे। ऐसे समझो बात को, ऐसे बनाएंगे। ये पॉइंट हो गया Q, ये पॉइंट हो गया A, ये पॉइंट हो गया B, ठीक है ना। A पॉइंट पर वेग हो जाएगा आपका v1, B पॉइंट पर वेग हो जाएगा आपका v2, और जब आप इसको मिलाएंगे तो यही आपका हो जाएगा डेल्टा v, ठीक है ना। बात समझ रहे हैं, ये हो गया आपका v2, ठीक है ना। कुछ नया नहीं किया मैंने, जो फिगर मेरा बना हुआ था यहाँ पर, उसको मैंने अलग से बना लिया। Q यहाँ पर है तो Q यहाँ पर है, डेल्टा थीटा कोण बन रहा है, यहाँ पर डेल्टा थीटा कोण बन रहा है। ये वेग v1 है तो यहाँ पर Q से आगे वेग v1 है, Q से आगे वेग v2 है, तो कुछ नहीं किया। और जो आपका डेल्टा v होगा वो यहाँ से A से लेकर B तक जो आपका डेल्टा v है वो दिखाया जाएगा। इसको हम एक एरो के द्वारा, एक तीर के द्वारा हम दिखा रहे हैं कि A से लेकर B तक ही आपका क्या होगा, डेल्टा v, यानी v1 और v2 में जो वेग परिवर्तन है वो डेल्टा v के द्वारा हम दिखा रहे हैं, तो A से लेकर B तक आपका डेल्टा v हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इस डेल्टा v की वैल्यू निकालनी है। एक बात मैं आपको बता दूं कि समय जो है, समय अंतराल अत्यंत सूक्ष्म है। अत्यंत सूक्ष्म का मतलब डेल्टा t टेंड्स टू 0 है। अगर समय बहुत कम है, मतलब छोटे समय में अगर हम बात कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, कम समय में कम दूरी तय करेगा, तो इसीलिए डेल्टा s लिखा गया है। P1 से P2 तक जाने में एक कण बहुत कम समय लेता है, डेल्टा t टेंड्स टू 0 का मतलब बहुत कम समय लेता है। तो P1 से P2 तक जाने में अगर कम समय लेता है तो रेखीय विस्थापन भी कम होगा, इसलिए डेल्टा के द्वारा दिखाया गया है, और कोणीय विस्थापन भी कम होगा, इसलिए डेल्टा थीटा दिखाया गया है। मैंने आपसे कहा था, जब सरल रेखा में गति में आपको पढ़ा रहा था, तो मैंने आपसे कहा था कि जब भी बहुत छोटी वैल्यू की बात करेंगे तो उसके सामने हम डेल्टा लगा देंगे। तो डेल्टा s लगा हुआ है, इसका मतलब अत्यंत सूक्ष्म रेखीय विस्थापन है। डेल्टा थीटा लग रहा है तो अत्यंत सूक्ष्म रेखीय कोणीय विस्थापन है। डेल्टा लगने का मतलब बहुत छोटी वैल्यू है। एक बात बताओ, अगर ये डेल्टा s बहुत छोटी वैल्यू है तो ऐसे समझो बात को, ये आपका P1 हो गया, ये आपका O हो गया, ये आपका P2 हो गया, ठीक है ना। तो जब ये दूरी बहुत कम है, तो इस दूरी को जब आप घटाते जाओगे ना, जैसे घटा दिया, थोड़ा सा घटाया, यहाँ पर पहुँचा, हटा दो इसको, ये P2 हो गया। थोड़ा सा और घटा देते हैं, जैसे आप इस दूरी को घटाते हुए जाओगे तो आप क्या देखोगे, आप देखोगे कि ये जो कर्व है, ये जो टेढ़ी लाइन है वृत्तीय पथ पर, ये जो कर्व है ये बिल्कुल सीधी बन जाएगी, बनेगी। इस दूरी को अगर हम घटाते हुए जाएं तो ये जो टेढ़ी लाइन बन रही है ये सीधी हो जाएगी, और जब ये लाइन सीधी हो जाएगी तो हमें एक त्रिभुज मिल जाएगा P1O P2, एक त्रिभुज हमें मिल जाएगा। तो हम उसी त्रिभुज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो कर लेते हैं, कह देंगे कि यहाँ पर हमें एक त्रिभुज बनेगा P1O P2। क्यों बनेगा, क्योंकि समय बहुत कम है, इसलिए डेल्टा s बहुत छोटी वैल्यू होगी, और जब ये वैल्यू छोटी होगी तो ये कर्व जो है, ये वक्र जो है वो सीधी लाइन यानी सीधी रेखा बन जाएगी। तो हमें यहाँ पर एक त्रिभुज मिल जाएगा, ठीक है। इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को जो यहाँ पर बन रहा था उसको मैंने अलग बना दिया। ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। भैया ये कुछ नया नहीं है, यहाँ पर जो यहाँ पर फिगर बन रहा था इसको ऐसे मिला देंगे तो डेल्टा भी आ जाएगा। तो जो यहाँ पर फिगर बन रहा था उसी को मैंने अलग बना दिया समझने के लिए, ठीक है। तो कह देंगे कि त्रिभुज
P1O P2 तथा त्रिभुज QAB समरूप है। ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। समरूप त्रिभुज कक्षा 10 में गणित का चैप्टर है, वहां पर आपने पढ़ा होगा कि दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, वहां पर आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो दो त्रिभुज यहां पर जो P1O P2 और QAB है, ये दोनों समरूप होंगे। और दो त्रिभुज जब समरूप होते हैं ना, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा दूं कि अगर ये एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज आपके पास अगर PQR है, और अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, समरूप मतलब एक जैसे दिखने वाले, अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो ये भुजा बटे ये भुजा बराबर ये भुजा बटे ये भुजा। आप कर सकते हैं इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना, या फिर ये भुजा बटे ये भुजा बराबर ये भुजा बटे ये भुजा। मतलब आप संगत भुजाओं का अनुपात बराबर कर सकते हैं। तो कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी कर देते हैं, क्योंकि हमने कह दिया कि ये वाला त्रिभुज दोनों समरूप हैं। तो कर दो भैया, कह दो P1 P2 बटे में P1O बराबर AB बटे QA। भाई इस वाली भुजा को मैंने लिया, P1 P2 को लिया, तो आप इस वाली भुजा को लेंगे ऊपर AB को। क्यों? क्योंकि डेल्टा थीटा के सामने यही तो भुजा आ रही है, तो यहाँ भी डेल्टा थीटा ही है, इसके सामने यही भुजा आएगी। ठीक, उसके बाद हमने इतना ले लिया, फिर हम चाहें तो इतना ले सकते हैं, आप चाहें तो इस वाली भुजा को भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या होगी, आप चाहें तो इसको लें या इसको लें, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, P1 P2 क्या होगा, P1 से लेकर P2 तक कितनी दूरी है, डेल्टा एस है, तो ये हो गया डेल्टा एस बटे में P1O क्या है, P1 से लेकर O तक R है, तो ये हो गया R बराबर AB क्या है, A से लेकर B तक आपका डेल्टा V है, तो ये हो गया डेल्टा V बटे में Q से लेकर A तक QA, ये क्या है, ये V1 है, Q से लेकर A तक क्या है, V1 है। और V1 क्या है, वेग की दिशा को बता रहा है बिंदु P1 पर, तो V1 की वैल्यू क्या होगी, V ही होगी। क्यों? क्योंकि हमने पहले कह दिया कण के वेग का परिमाण क्या है, V है, परिमाण नहीं बदलेगा, तो ये हो गया आपका V। बात समझे? अब एक काम करो, इसको उल्टा कर दो। जब आप उल्टा करोगे तो हो जाएगा R बटे डेल्टा एस बराबर V बटे डेल्टा V। ठीक है ना, उल्टा कर दिया। थोड़ा सा और उल्टा करते हैं, मज़ा आ जाएगा उल्टा करने में। देखो डेल्टा B को यहाँ भेजो तो डेल्टा B यहाँ आ गया बराबर, डेल्टा एस को यहाँ भेजो तो V इंटू में क्या आ गया, डेल्टा एस। R को उधर भेजोगे तो R नीचे चला जाएगा, ये हो गया। दोनों पक्षों में डेल्टा T से भाग करने पर, दोनों पक्षों में हमने डेल्टा T से भाग कर दिया। जैसे हमने भाग किया तो डेल्टा B अपॉन डेल्टा T हो गया बराबर V बटे R इंटू में क्या, डेल्टा S बटे डेल्टा T हो गया। ठीक है, अब कुछ नहीं करेंगे, अब थोड़ी सी और हमें काम करनी है, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर डेल्टा T जो है वो बहुत छोटी वैल्यू है ना, छोटी वैल्यू है। तो कहेंगे चूंकि डेल्टा T क्या है, टेंड्स टू 0 है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम लिमिट लगा देंगे। क्योंकि मैंने आपको सिखाया था, मैं आपको जब सरल रेखा में गति पढ़ा रहा था तो मैंने आपको सिखाया था, तो ये हो जाएगा डेल्टा V अपॉन डेल्टा T इक्वल टू V बाई R। इस पर तो लिमिट लगाएंगे नहीं, क्योंकि डेल्टा T जहाँ पर है वहीं पर लिमिट लगेगा, तो लिमिट यहाँ पर लगेगा, डेल्टा T टेंड्स टू 0, और ये हो गया आपका डेल्टा S बाई डेल्टा T। ठीक है ना। आप एक बात और जानते हैं, आप कह देंगे लेकिन लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0, डेल्टा V बाई डेल्टा T बराबर क्या, A क्या होता है, त्वरण होता है। मैं आपको पहले चैप्टर में सरल रेखा में गति जब पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि डेल्टा V बाई डेल्टा T बराबर क्या होता है, A होता है, तथा लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0, डेल्टा S डिवाइडेड बाई डेल्टा T इक्वल टू, ये क्या होता है, ये वेग होता है। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ये हो गया। तो बस रख दो वैल्यू, आंसर आ गया। यहाँ पर रख देंगे A, यहाँ पर रख देंगे V, तो ये हो गया A बराबर B बटे R इंटू में कितना, V। तो V का V में मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट आपके सामने है, आंसर आ गया V² बटे R। ये आ गया
अभिकेंद्र त्वरण का फार्मूला ए इक्वल टू क्या, बी स्क्वायर बटे आर। यानी कि अगर आपसे अभिकेंद्र त्वरण के बारे में कुछ भी पूछे तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि बी स्क्वायर बटे आर की बात हो रही है। जब भी अभिकेंद्र त्वरण के बारे में न्यूमेरिकल आपके सामने आएगा तो आपसे बाकायदा कह देगा कि कण किस वेग से चल रहा है और वृत्तीय पथ की त्रिज्या क्या है। तो अगर कण का वेग और त्रिज्या पता हो तो हम आराम से अभिकेंद्र त्वरण निकाल सकते हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में एक फार्मूला बताया था, मैंने कहा था v इक्वल टू आर ओमेगा होता है। ओमेगा आपका होता है कोणीय वेग, ये होता है रेखीय वेग। तो रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध का ये फार्मूला है v इक्वल टू आर ओमेगा। तो यहाँ से अगर हम v की जगह पर आर ओमेगा रख दें तो यहाँ से आपको एक फार्मूला और मिल जाएगा, आर ओमेगा का होल स्क्वायर बटे में कितना, आर। तो a बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बटे में कितना, आर। आर से आर कट जाएगा तो आ जाएगा आपका a इक्वल टू कितना, आर ओमेगा स्क्वायर। ये भी अभिकेंद्र त्वरण का फार्मूला है। जब आपको क्वेश्चन में कोणीय वेग देगा और त्रिज्या देगा तो आप अभिकेंद्र त्वरण इस फार्मूले से निकालोगे, ए बराबर आर ओमेगा स्क्वायर। ये फार्मूला है अभिकेंद्र त्वरण का और ये भी फार्मूला है अभिकेंद्र त्वरण का। अब इसमें आप थोड़ी सी और चेंजिंग कर सकते हो। आप जानते हो ओमेगा बराबर 2 पाई एन होता है, तो आप ओमेगा की जगह पर 2 पाई एन रख दोगे, या फिर आप चाहो तो ओमेगा की जगह पर 2 पाई बाई टी रख सकते हो। ठीक है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको आगे भी बता देते हैं। थोड़ी सी चेंजिंग और करेंगे, 2 फार्मूले और नए तैयार हो जाएंगे। हम कह देंगे चूंकि ओमेगा बराबर क्या होता भाई, 2 पाई एन होता है, तो यहाँ से आप कह दोगे इसलिए ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर। ओमेगा की जगह पर 2 पाई एन कर दिया। एन क्या है, आवृत्ति है। तो यहाँ से आपको अभिकेंद्र त्वरण का फार्मूला मिलेगा 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर आर। ठीक है, ये एक और फार्मूला आपको मिल गया। ठीक है, आगे चलें। तथा आप ये भी कह सकते हैं कि n बराबर 1/t होता है, आवर्तकाल। आवृत्ति बराबर क्या, 1/, आवर्तकाल। तो यहाँ से हो जाएगा a बराबर कितना, 4 पाई स्क्वायर। n की वैल्यू 1/t हो जाएगी, तो t की जगह, n की जगह पर 1/t करेंगे तो t स्क्वायर हो जाएगा। एक फार्मूला आपको ये भी मिल गया। तो एक फार्मूला यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। ठीक है, तो अभिकेंद्र त्वरण के 4 फार्मूले आपके सामने आ गए। ये चारों फार्मूले एक ही हैं। आपका जो मुख्य फार्मूला है वो है a बराबर बी स्क्वायर बटे आर। यही होता है अभिकेंद्र त्वरण का फार्मूला। इसी से ये हमने निकाला, इसी से ये निकाला, इसी से ये निकाला। ठीक है, तो आज की क्लास में मैंने आपको अभिकेंद्र त्वरण के बारे में बताया है। मैं आशा करता हूँ कि आप अभिकेंद्र त्वरण को अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अभिकेंद्र बल के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है, और क्लास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि डेरिवेशन कैसे किया, फार्मूला कैसे आया, ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, जानकारी होनी चाहिए आपकी, ज़रूरी है आपको फार्मूला याद रहे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।